राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज एक कंपनी है जो कि MEP सर्विसेज प्रोवाइड करती है दूसरी कंपनियों को, या फिर नई बिल्डिंगें जब बनती हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देना, पूरी इलेक्ट्रिकल लाइन बिछाना, प्लम्बिंग पाइपें लगाना, और बाद में उनको लगाने के लिए मैन फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग प्रोवाइड करना। तो ये कंपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है मार्केट के अंदर में। कंपनियों को भी प्रोवाइड करती है, साथ में रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद में भी इंडिविजुअल सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर यही कंपनी पैसे स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना चाह रही है अपना कंपनी का IPO लॉन्च करके। तो यहाँ पर ये कंपनी का नाम के अगर बेसिक डिटेल्स हम पहले जान लेते हैं, IPO के रिलेटेड बेसिक डिटेल्स, और बाद में कंपनी की अभी तक की परफॉर्मेंस को देखते हुए फ्यूचर में किस तरीके से चल सकती है उसकी थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक डिटेल देखें तो कंपनी का नाम है फाल्कन टेक्नो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, और कंपनी का IPO 19 जून से 21 जून के बीच में खुलने वाला है। कंपनी ने 92 रुपीज़ का फिक्स प्राइस सेट किया है। और यहाँ पर कंपनी की एक IPO की एक लॉट के साथ में फाइल लगाने के लिए आपको 1,10,400 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे ये छोटी कंपनी का IPO है, सो यहाँ पर कंपनी बहुत ही कम पैसे उठा रही है, लगभग 13,69,00,000 रुपीज़ उठाना चाह रही है स्टॉक मार्केट से। और अपनी पूरी जो वैल्यू लगाई है कंपनी ने 49 करोड़ रुपीज़ के आसपास ही लगाई है। अब यहाँ पे 49 करोड़ के हिसाब से कंपनी के पास में एसेट्स और बिजनेस किस टाइप से उसकी हम लोग इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर मालिकों की बात करते हैं जो कि अभी कंपनी को जिन्होंने स्टार्ट किया था, उनके पास में IPO से पहले 84% शेयर होल्डिंग थी, और IPO के बाद में लगभग 60% के आसपास में शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है एज पर दिस कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी करती क्या है, सो हमने जैसे कि बात किया था कि कंपनी दूसरी कंपनियों को ये प्लम्बिंग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। और आज के दिन 24 जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं इसके पास में, सो इतना बड़ा ज़्यादा आज के दिन कंपनी है नहीं, छोटी ही कंपनी है। अब नेक्स्ट कंपनी IPO कभी स्टॉक मार्केट से अगर पैसा उठाना चाहती है तो कोई ना कोई इसके पीछे रीज़न होना चाहिए। तो क्या रीज़न कंपनी के पास में है? तो कंपनी बोल रही है मेरे को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मतलब मेरे पास में खर्चा ज़्यादा हो रखा है और पैसा की कमी पड़ रही है। तो उसकी अगर बात करते हैं तो करंट लाइबिलिटी जो कि इस साल कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ होने वाली हैं, वो इस साल जो इसको 4 करोड़ रुपए देने हैं, और लोगों को जो उन्होंने माल उठा रखा है उसका भी पेमेंट करना है 3 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर लगभग लगभग 7.5 पौने 8 करोड़ रुपए के आसपास में इसको चुकाने हैं। तो ये अगर इनको भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी को चुकाने हैं। उसको चुकाने के लिए कंपनी के पास में जो पैसे पड़े हुए हैं वो कैश के अंदर में सिर्फ 6 लाख रुपए पड़े हुए हैं। दूसरा अगर देखते हैं तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल जो कि 5 करोड़ 76 लाख है, बट ट्रेड रिसीवेबल तो ये है कि माल बिक तो चुका है, बट अभी और बिकेगा तो उसका भी पैसा आएगा कि नहीं आएगा वो भी पता नहीं है। और पुराना जो माल बिका है उसका पैसा भी अभी रिकवर नहीं हुआ, जिसमें 5 करोड़ आने बाकी हैं, तो वो भी पता नहीं कब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या वक्त लगता है उसका पता नहीं है। और इन्वेंट्री जो कंपनी के पास में 11 करोड़ रुपए की पड़ी हुई है, तो कितनी बिकती है वहाँ पे भी डाउट है, बट कंपनी इज स्टिल होपिंग कि ये चीज़ यहाँ से पैसा रिकवर हो। बट स्टिल कंपनी इज कैश के मामले में देखा जाए सिर्फ 6 लाख रुपए कंपनी के पास में है। तो इन ज़रूरतों को ये पेमेंट तो करना पड़ेगा, अगर नहीं कर पाएगी तो कंपनी को लोन और लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंपनी बोली हमको इसके लिए पैसों की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी की आज के दिन कमाई किस हिसाब से चल रही है, तो उसकी अगर चर्चा करते हैं तो 9 करोड़ रुपए का कंपनी ने सर्विसेज दिए थे 2021 में। फिर वो सर्विसेज जो प्रोवाइड की कंपनी ने 22 करोड़ रुपए से इंक्रीज हो गया, मतलब 22 करोड़ की सर्विसेज प्रोवाइड की 2022 में, जिससे कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपीज़। यहाँ पे ध्यान रखिए कि लैक्स में डेटा, इसलिए मैं करोड़ में बोल रहा हूँ इसको कन्वर्ट करके, क्योंकि 100 लाख रुपए का मतलब हो गया 1 करोड़ रुपए। 29 लाख रुपए हैं यहाँ पर, इसका मतलब मैं इसको बोलता हूँ 1.3 करोड़ रुपीज़। यहाँ पर अगर बात करते हैं कि जब जो सेल है 2023 के अंदर में ये घट गई है, लगभग 16 करोड़ हो गई, मतलब इसकी आज काफ़ी हद तक घट गई थी। फिर भी नेट प्रॉफिट्स कंपनी ने निकाल लिए 1 करोड़ के आसपास में। और इस साल जो है अगेन सेल को घटती हुई दिख रही है, क्योंकि ये कंपनी का जो डेटा है वो लगभग 10 महीने का है, 2 महीने भी बाकी पड़े हुए हैं। तो लगभग यहाँ पर 12 करोड़ रुपए के आसपास में सेल हो जानी चाहिए, 12 करोड़ नहीं, 13 करोड़ के आसपास में हो जानी चाहिए। जिसके अगर उसके हिसाब से भी देखते हैं पास्ट ईयर के हिसाब से, तो भी यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स प्रोजेक्टेड बेसिस के हिसाब से लगभग वहीं पे पास्ट ईयर के हिसाब से चलने को उम्मीद है। बट स्टिल यहाँ पर सेल में कंटिन्यूस डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है कंपनी के अंदर में, जो कि एक नेगेटिव न्यूज़ है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के जो लोन्स हैं वो भी कंटिन्यूसली हमें बढ़ते हुए दिख रहे थे 2023 तक। बाद में इस साल जो है कंपनी ने अपने लोन्स जो है काफ़ी हद तक कम कर लिए हैं। इसके पीछे जो मेन रीज़न नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है कि कंपनी को लोन इसके प्रमोटर्स ने ही दिए हुए थे, और प्रमोटर्स ने अपना लोन जो है वो कन्वर्ट कर लिया शेयर्स के अंदर में।
तो शेयर्स में जब कंपनी ने कन्वर्ट कर लिया तो लोन वाला जो पैसा है वो कम, एक तो होता लोन बैंक से ले लिया, एक लॉन्ग टर्म लोन हो गया कि कंपनी के जो मालिक लोग हैं उन्होंने कंपनी को लोन दे दिया। तो अगर मालिक लोगों ने शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया अपने लोन को, पैसों को, तो वहाँ पे वो लोन अब लोन फॉर्म में नहीं दिखेगा, वो इक्विटी की फॉर्म में दिखेगा। तो एक बर्डन कम हो जाता है कंपनी का। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का आज के दिन क्या नेगेटिव्स हैं क्या पॉजिटिव्स हैं, एसेट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर इस डेटा के हिसाब से तो कंपनी का नेगेटिविटी दिख रही है कंप्लीटली, तो ये नेगेटिविटी अच्छी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कंपनी के बारे में और चीज़ों को चेक करते हैं। तो आज के दिन जो 1 सेकेंड कंपनी के ऊपर में कोई अगर केसेस वेसेस की अगर बात करते हैं, कंपनी के मालिकों के ऊपर केसेस वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक क्रिमिनल तीन क्रिमिनल केसेस कंपनी के जो प्रमोटर हैं, कंपनी के जो मालिक लोग हैं जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं 3। नाउ दैट इज ए बैड थिंग, वेरी बैड थिंग। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के खुद के ऊपर में जीएसटी के रिलेटेड वो टैक्स से रिलेटेड केसेस वगैरह चल रहे हैं कंपनी के खिलाफ में, और कंपनी का जो डायरेक्टर है अदर देन प्रमोटर उसके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। सो कंपनी के अंदर में अच्छे खासे क्रिमिनल केसेस यहाँ पर चल रहे हैं प्रमोटर एंड डायरेक्टर के खिलाफ। जो पैसा इन्वॉल्व है टैक्सेस के साथ में और दूसरे जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उसके अंदर में, वहाँ पर लगभग 70 से 72 लाख रुपए इन्वॉल्व हैं। तो ये एक काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है कि कंपनी के जो मालिक लोग हैं उनके ऊपर में एक केस चले, 2 चले, 3 चले, यहाँ पर 4 चल रहे हैं, राइट। काफ़ी नेगेटिव बन जाता है ये चीज़ कि अब किस तरीके से कंपनी को फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं। अब आज के दिन अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करते हैं, अब क्या होता है कि क्रिमिनल केसेस या फिर सिविल केसेस जब कंपनी के प्रमोटर्स और उनके खिलाफ चलते हैं तो वो मैनेजमेंट के ऊपर में सवाल उठता है कि मैनेजमेंट कल को और डी फ्रॉड जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर उनका जो इंटेंशंस होते हैं वो पॉजिटिव हैं इन्वेस्टर्स को लेकर के या नहीं है, वो एक बड़ा सवाल पैदा करता है उनके इंटेंशंस के ऊपर में, मैनेज करने के, कंपनी को मैनेज करने के इंटेंशंस के ऊपर में। तो वहाँ पर एक काफ़ी नेगेटिविटी देखने को मिलती है जब सिविल और क्रिमिनल केसेस कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर में होता है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती यूजुअली, बट अगर मैनेजमेंट में दिक्कत है, अगर आपके दिमाग में दिक्कत है, तो फिर आप बॉडी को कैसे मेंटेन करोगे, राइट। इसलिए उसको काफ़ी नेगेटिव माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो आज के दिन में कंपनी का खुद का नहीं है, वो कंपनी का लीज पर है। साथ में कंपनी के पास में गोडाउन्स हैं, गोडाउन वो खुद भी लीज पर हैं। कंपनी के पास में 2 खुद की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो कोई फ्लैट वगैरह है और एक थोड़ी सी कोई ज़मीन है जो कंपनी के नाम पे है। और वो जो ज़मीन है वो कंपनी खुद के काम में नहीं ले रही है, बोलिए फ्यूचर में काम में लेंगे, अभी काम में नहीं ले, बट कंपनी की है वो ज़मीन। साथ में ये एक फ्लैट भी है जो कि जिसको किसी और आदमी को किराए पे दे रखा है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है ये। बट आज के दिन जो कंपनी खुद के काम में ले रही है वो दोनों ही प्रॉपर्टीज़ कंपनी ने लीज पर ले रखी हैं। वो कंपनी उनकी खुद की मालिक मतलब कंपनी की चीज़ें नहीं है, और उनको जो लीज और उनका एक्चुअल मालिक कौन है पता है, वो कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं वो उनके खुद मालिक हैं। सो द थिंग इज़ कि कंपनी के नाम पे 2 प्रॉपर्टी हैं, वो कंपनी के काम आ नहीं रही हैं, और जो कंपनी के काम आ रही हैं प्रॉपर्टी उनका मालिक जो है वो कंपनी के प्रमोटर लोग हैं जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था। गजब खेल, ठीक है। तो वो लोकेशन के हिसाब से भी हो जाता है कि मान के चलिए कि कंपनी को जो स्टार्ट किया था तो वो प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे ना खरीद के प्रमोटर्स ने खुद के नाम पे खरीद लिया, खुद के नाम पे खरीद के फिर कंपनी को लीज पर दे दिया। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि कल को प्रॉपर्टी का मालिक तो प्रमोटर लोग हैं और इन्वेस्टर्स लोगों को कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है वहाँ पर। क्यों नहीं पड़ता? बिकॉज अगर कंपनी डूब भी जाएगी तो मालिक लोगों को कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कोई कंपनी अगर कोई ज़मीन खरीदी जाती है इन्वेस्टर जो प्रमोटर द्वारा, उसका ईएमआई चुकाना, तो ईएमआई चुकाने के लिए किराए पे दे दो कंपनी को, और कंपनी में इन्वेस्टर्स के पैसों से ईएमआई चुका दो, और बाद में ज़मीन खुद की हो जाएगी, कंपनी बाढ़ में। तो ये प्रमोटर्स का अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ये काफ़ी नेगेटिव बन जाता है अगेन। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं आज के दिन 2023 के हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ पर 64% रेवेन्यू सिर्फ टॉप 5 कस्टमर्स से ही आ रहा है। ये काफ़ी ख़राब चीज़ है अगेन बिजनेस के लिए कि आपके पास में 3 4 5 कस्टमर्स ही हैं, 5 कस्टमर्स हैं, उनसे अगर रेवेन्यू यहाँ पर कम होना चाहिए, मतलब कि कस्टमर्स टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते हैं टाइम के साथ में, तो यहाँ पे कम कस्टमर्स के ऊपर में रिलायबिलिटी कम होनी चाहिए। जबकि अभी कस्टमर्स बढ़ते हैं तो जो टॉप 5 कस्टमर्स होते हैं उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है
वो कम होते जाना चाहिए, जबकि यहाँ पर हो उल्टा रहा है। यहाँ पर जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं उनके ऊपर रिलायबिलिटी बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो हैम्पर हो रहा है, राइट। क्योंकि बिजनेस ओवरऑल जो बिजनेस है वो बढ़ नहीं रहा, जो पहले से जो बिजनेस आके बैठा हुआ है वही है केवल, अब फ्यूचर में इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ बन जाता है अगेन। अब आज के दिन कंपनी ने जो लोन्स ले रखे हैं, टर्म लोन ले रखे हैं वगैरह, तो वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर में ले रखे हैं। सो दिस शोज की कंपनी इज सो डेस्परेट फॉर द फंड्स, जिसको कंपनी ने 22% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी लोन ले रखा है। सो दिस इज कंपनी के पार्ट के ऊपर में कि इतना कैश क्रंच कंपनी के अंदर में चल रहा है, आज के दिन में बहुत ज़्यादा कैश क्रंच चल रहा है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ देखते हैं, कंपनी का मटेरियल कंज्यूम। तो यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज़ चेक कर पाएंगे कि यूजुअली कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू होता है, जितना कंपनी नेट माल जितना सर्विसेज देती है, उसका लगभग 74-72, यहाँ पर फिर 60% के आसपास में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब इतना मटेरियल कंज्यूम हो जाता है कंपनी का। बट इस साल कंपनी की सेल कम हुई, तो नेट प्रॉफिट्स को थोड़ा सा अच्छा खासा दिखाने के लिए कंपनी ने अपनी जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था उसको कम कर दिया, जो कि 56% पे रख दिया। दिस शोज कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट्स दिखाने के लिए यहाँ पर कॉस्ट है उसको ज़बरदस्ती यहाँ पर हो सकता है कि कम किया हो, देयर आर चांसेस, जो कि एक काफ़ी अगेन थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के सामने एक रियल पिक्चर ना दिख पाने का वो थोड़ा सा खतरा है, कि रियल पिक्चर हमारे सामने लेटेस्ट डेटा का नहीं है। फ्यूचर के अंदर में अब यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि 2022 से 2023 के अंदर में जो इनका रेवेन्यू है वो कम हुआ है, जिसमें इसके मेन कारण कंपनी ने बताया MEP सर्विसेज, कि कंपनी के जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग जो सर्विसेज हैं उनके अंदर में डिक्रीज आया है। ये तो हमको सबको दिख ही रहा है बिजनेस में कि डिक्रीज तो आया है। सो ओवरऑल अब तक जो हमारे सामने सिनेरियो बना है उसके अंदर में जो कंपनी से रिगार्डिंग जो पॉजिटिविटी है वो नेगेटिविटी की तरफ में ज़्यादा इंक्लाइन हो रही है। क्यों इंक्लाइन हो रही है? रीजंस हमारे सामने हैं, रेवेन्यूज घट रहे हैं, कंपनी के जो प्रमोटर हैं, डायरेक्टर्स, उनके ऊपर में केसेज हैं, क्रिमिनल केसेज। कंपनी के पास में जो एक्चुअल प्रॉपर्टी जो कंपनी के काम में आ रही है वो तो मालिक लोगों के पास में है, और जो कंपनी के नाम पे है वो कंपनी के खुद के काम में नहीं आ रही है। तो वहाँ पर अगेन खर्चा कंपनी का हो रहा है, इन्वेस्टर्स का नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर कंपनी की जो कंसंट्रेशन है, जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ कस्टमर्स जो कंपनी के ऊपर कंसंट्रेशन है वो बहुत कम ही इन्वेस्ट कंपनी के पास में कस्टमर्स हैं, और फ्यूचर में बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे उसके ऊपर में भी सवाल है। सो ये काफ़ी नेगेटिव्स हैं सारे के सारे ही, और फ्यूचर में कंपनी इस चीज़ को बढ़ावा दे सकती है कि नहीं दे सकती। तो फ्यूचर में अपने को ध्यान रखना है कि कंपनी की जो अब फ्यूचर में कभी अगर आप वीडियो को देखते हैं तो और इन्वेस्टेबल कंपनी बनती है कि नहीं बनती, उसके लिए आपको इन चीज़ों को चेक करना है, जो कि हमने कमियां बताई हैं। इनमें अगर सुधार देखने को मिलता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको होल्ड किया जा सकता है। अगर सुधार नहीं दिखता है तो आज के हिसाब से तो सुधार नहीं है, तो आज के हिसाब से तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। दैट इज़ माई पर्सनल व्यू। बाकी आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके अपना डिसीजन बना सकते हैं। आई नेवर रिकमेंड एनीथिंग, आई जस्ट डू द एनालिसिस। और जहाँ पर IPO की बात है कि IPO की लिस्टिंग गेंस का, तो वो GMP पे यूजुअली हवा पे डिपेंड करता है। तो GMP यहाँ पे अभी तक 0% है, और आई थिंक इसका अगर GMP 100% बनता है तो लिस्टिंग गेंस के बारे में एक बार को सोचा जा सकता है, रिस्क लेने के बारे में। बाकी मैं अपनी बता सकता हूँ, मैं इसको इग्नोर करना पसंद करूँगा। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।